मास्को का दिन सर्द मगर रोशन था। क्रेमलिन की फिजाओं में मौसीकी की धुन गूंज रही थी। ये सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी पर फतह की सालगिरह थी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह यहां जमा थे। अफ्रीकी रहनुमाओं में सिर्फ चंद ही मधु किए गए थे और उनमें सबसे नुमायां नाम बुर्कीना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे का था। वो एक जवान, मजबूत और गैर मामूली मकबूलियत रखने वाले लीडर थे। उनके रूस आने के फैसले पर मगरिब ने तनकीद की थी, लेकिन वो जानते थे कि ये दौरा उनके मुल्क के लिए कितना अहम है। इब्राहिम जानते थे कि मास्को में सब मेहमान नहीं होते। कुछ लोग दोस्त होते हैं और कुछ खामोश दुश्मन। वो जानते थे कि यहां उनके आने से खुश न होने वाले भी मौजूद हैं। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ कई दिन पहले से तैयारी कर रखी थी। वो अच्छी तरह समझते थे कि यहां कुछ भी हो सकता है। दुश्मन सिर्फ सामने से वार नहीं करता, कभी प्रोटोकॉल में छुपी कोई खामोश हरकत ही जान लेने के लिए काफी के हाथ रेड कारपेट बिछा था। दोनों जानिब सदारती रेजिमेंट के सिपाही फौलाद की तरह खड़े थे। रैंप के ऊपर से इब्राहिम ट्राओरे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे थे। उनका सुर्ख बैरेट धूप में चमक रहा था। कैमरे हर झाविये से फुटेज ले रहे थे। बैंड के साज एक ही रफ्तार में चल रहे थे। सब कुछ मुकम्मल हम आहंग नजर आ रहा था, मगर इब्राहिम की आंखें सिर्फ माहौल नहीं देख रही थीं, वो निशानियों को परख रही थीं। कतार के ऐन वसत में एक नौजवान रूसी सिपाही खड़ा था। उसका नाम सरगेई पेत्रो था, लेकिन ये इब्राहिम उस वक्त नहीं जानते थे। जैसे ही सब सिपाहियों ने सलाम के लिए राइफल उठाई, उसने अपनी राइफल सीधी रखी और हरकत न की। सलाम थम गया। लम्हा लम्हा जमी हुई हवा जैसा लगने लगा। बैंड की धुन जरा सी डगमगाई, जैसे किसी ने बीच में से एक नोट काट दिया हो। यह हरकत फौरन इब्राहिम की नजरों में आ गई। यह महज गफलत नहीं थी। उन्होंने फौरन नोट किया कि दाहिनी तरफ एक सिपाही की आस्तीन पर यूनिट मार्किंग का पैटर्न जरा सा गलत है, जैसे ये वर्दी असली न हो या जल्दी में बदली गई हो। एक और सिपाही के जूते पर रनवे की मिट्टी लगी हुई थी। हालांकि सबको कतार में आने से पहले चेक और साफ किया जाता है। बैंड मास्टर के हाथ में बीटन पर एक हंगामी पिन लगा था, जो आम दिनों में नहीं होता। ये सब चीजें मिलकर एक तस्वीर बना रही थीं। यहां सब कुछ नॉर्मल नहीं था। इब्राहिम जानते थे कि ऐसे लम्हों में असल खतरा चीख कर नहीं आता, बल्कि खामोशी में लिपटा होता है। सलाम न करने का मतलब सिर्फ गुस्ताखी नहीं था, ये एक सिग्नल था। ये किसी और जगह बैठे शख्स के लिए इशारा था कि टारगेट पहुंच चुका है। ये आवाज ही है। पुशरू करो। इब्राहिम ने अपनी रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं की, बस एक आधा कदम दाहिने हो गए। ये एक ऐसा कदम था जिससे वो कैमरे के फ्रेम में भी रहें और किसी मुमकिना स्नाइपर की सीध से भी निकल जाएं। ये एक छोटा सा मूव था, मगर उनके बॉडीगार्ड्स समझ गए कि ये खतरे का इशारा है। वो हथियार पर हाथ नहीं ले गए, मगर उनकी आंखें फौरन सरगेई ने नजर नहीं उठाई। वो उसी तरह जमीन को देखता रहा। उसने सलाम नहीं किया। शायद उसको दिन में गोली चलाने का हुक्म नहीं था। शायद ये सिर्फ पहला मरहला था और असल हमला रात के लिए रखा गया था। ऊपर से चंद रूसी अफसर आगे बढ़े। उन्होंने रस्मी मुस्कुराहट के साथ माहौल को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। बैंड ने फिर से धुन संभाल ली। कैमरे ने वही दिखाया जो दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन इब्राहिम के जहन में यह सब साफ हो चुका था। यहां कुछ होने वाला है। यह खामोश इशारा महज एक कामा नहीं, एक पक्की इत्तिला थी। उनके हेडसेट में हल्की सी सरगोशी गूंजी। उन्होंने फौरन अपनी टीम को हिदायत दी, दाखिली रास्तों का रिकॉर्ड निकालो, कैमरों की लाइव फीड की ताखीर चेक करो, सलाम की कतार में गलत मार्किंग वाले सिपाही की शनाख्त निकालो।
टीम फौरन बिखर गई। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, मगर अंदर ही अंदर हर आदमी जानता था कि रात आसान नहीं गुजरेगी। मरम्मत के नाम पर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा, कैमरे अंधे होंगे और वार वो होगा जब सब नींद में होंगे। सलाम न होना पहला इशारा था। खेल शुरू हो चुका था। रात मास्को पर आहिस्ता आहिस्ता उतर आई थी। मेहमान खाना, जहां इब्राहिम त्राओरे ठहरे थे, बाहर से एक पुरसुकून इमारत लग रही थी, लेकिन इब्राहिम जानते थे कि यह सुकून धोखा हो सकता है। उनके जहन में दिन का वो लम्हा बार बार लौट रहा था जब सरगेई ने सलाम नहीं किया था। वो जान चुके थे कि यह महज बदतमीजी नहीं थी, बल्कि एक इशारा था। कमरा 407 में इब्राहिम की रोशनी मध्यम थी। पर्दे बंद थे, मगर उनके पीछे बारीक अक्स देने वाली फिल्म लगी थी, ताकि बाहर से कोई निशाना सीधा न ले सके। मेज के नीचे एक छोटा सा अलार्म ट्रिप रखा गया था, जो किसी के दरवाजा खोलने पर हरकत में आ जाता। दर्ज में एक चावल का दाना रखा गया था, जो हिलने पर फर्श पर गिरकर हल्की सी आवाज देता। ये सादा मगर असरदार तरीके थे जो उन्होंने मैदान में सीखे थे। रात के तकरीबन 11 बजे राहदारी में हल्की हल्की चाप सुनाई दी। 2 आदमी हल्के बैग और बिजली मरम्मत के बैज के साथ चलते हुए आए। बैज बिल्कुल असली लग रहे थे, लेकिन इब्राहिम ने खिड़की के कोने से उनके जूतों को देखा। दोनों के तलवों की कट मुख्तलिफ थी, यानी ये जूते एक ही यूनिट के नहीं थे। यह पहला इशारा था कि वो सरकारी अम्मे इसान के नहीं हैं। उन्होंने हल्की सी सांस ली और अपने बॉडीगार्ड को हेडसेट में कहा, खामोश रहो और देखते रहो, अभी फायर का वक्त नहीं। पहला शख्स आकर दरवाजे के नीचे झुका, जैसे कोई तार देख रहा हो। उसी लम्हे चावल का दाना हिला और फर्श पर गिरा। हल्की सी टिक की आवाज। इब्राहिम ने मेज पर पड़ी खाली फाइल को अपने सामने खोल रखा था, जैसे वो किसी कागज पर नजर डाल रहे हों, मगर उनकी आंखें दरवाजे की दर्ज पर थीं। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। सामने बिजली मरम्मत वाला आदमी खड़ा था। उसने साइलेंसर वाली पिस्तौल उठाई और सीधे कमरे के बाएं कोने में कुर्सी पर रखे होम और जैकेट की तरफ फायर किया। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। वो इब्राहिम का डिक्वाओ, झूठा साया, जो हमलावर को धोखा देने के लिए रखा गया था। गोली चलते ही इब्राहिम बिजली की तरह हरकत में आए। वो मेज के नीचे से निकले और एक तेज वार में हमलावर की कलाई पकड़कर मरोड़ दी। हड्डी से हल्की सी कोप्स की सी चर्र की आवाज आसाम आई और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर कालीन पर गिर गई। दूसरे हमलावर ने बैग से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त खिड़की के ऊपर लगा छोटा स्प्रिंकलर टूटा और बारीक फुहार उसके हाथ पर गिरी। उस पानी ने उसके हाथ में छुपी जहरीली कैप्सूल को बेअसर कर दिया। राहदारी में किसी के कदमों की हल्की चाप सुनाई दी। ये वही ओवरवॉच था जो दिन में मौजूद था, दूर से फायर देने वाला। इब्राहिम ने खिड़की के पर्दे की पोजीशन थोड़ी सी बदली ताकि बाहर से सीधा झाविया न मिले। वो जानते थे कि यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। पहला हमलावर अब काबू में था, दूसरा पीछे हट चुका था, मगर असल खतरा अब भी बाहर खड़ा था। ओवरवॉच न सिर्फ निशानाबाज था, बल्कि शायद पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल भी उसी के हाथ में था। उसके बगैर यह हमला बेमानी था। इब्राहिम ने अपने हेडसेट में कहा, कॉरिडोर पर नजर रखो, बाहर वाली खिड़की की लाइन क्लियर न होने दो। उनके बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, समझ गया, टारगेट अभी भी अपनी पोजीशन पर है। हाँ। इब्राहिम जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन का सलाम न होना महज एक सिग्नल था। ये लोग चाहते थे कि रात में सब कुछ चुपचाप हो जाए, न कोई खबर बने, न कोई शोर हो। लेकिन अब खेल उनके हाथ से निकल चुका था। उन्होंने हमलावर की कलाई को और दबाकर कहा, किसने भेजा है तुम्हें? वो मुस्कुराया, एक ठंडी हंसी के साथ, हम सिर्फ पैगाम लाने वाले हैं,
असली फैसला करने वाले तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। इब्राहिम के चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कान आई। आज वो भी मेरी पहुंच में आएंगे। अब उनकी निगाहें कमरे से ज्यादा बाहर के सायों पर थीं। असली मुकाबला अब होना था और वो जानते थे कि अगला लम्हा तय करेगा कि दुश्मन कितनी दूर तक पहुंच चुका है। कमरे में खामोशी गहराती जा रही थी। पहला हमलावर जमीन पर काबू में था, दूसरा पीछे हट चुका था, लेकिन इब्राहिम की तवज्जो अब उस दरवाजे पर थी जहां से असली चेहरा अंदर आने वाला था। उन्हें यकीन था कि ये सब डमी थे, असल वार करने वाला अब सामने आएगा। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। लकड़ी की हल्की सी चर्र ने माहौल को और ज्यादा सन्नाटा जंदाबंदापन असप मम्भी दिया। इब्राहिम ने अपने कदम कालीन पर मजबूती से जमा लिए और जिस्म को हल्का सा झुका लिया ताकि रद्द ए अमल फौरन दे सकें। दरवाजा खुला। सामने सरगेई पेत्रो खड़ा था। आज उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो दिन के वक्त थी। अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मसनूई नरमी थी और चेहरे की बनावट में मामूली तब्दीली, शायद माइक्रो मेकअप से, ताकि कैमरों में पहचान मुश्किल हो। उसने फौरन दरवाजा अपने पीछे बंद किया और बाएं हाथ से लॉक कर दिया। उसके दाएं हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल थी। उसने बंदूक सीधी इब्राहिम के सीने की तरफ की और कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाए। आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो सिर्फ एक मिशन पर आया हो और बाकी दुनिया उसके लिए खत्म हो चुकी हो। ये तुम्हारे बाप के लिए है, सरगेई ने धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ अवाहा इब्राहिम तक पहुंची। इब्राहिम ने जरा सा मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम समझते हो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। सरगेई ने कुछ न कहा, बस बंदूक का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली तैयार कर ली। उसके जिस्म में हल्की सी झटके की हरकत आई, वही हरकत जो फायर करने से ठीक पहले होती है। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, इब्राहिम ने एक ऐसा कदम लिया जो सिर्फ ट्रेनिंग याफ्ता सिपाही ही लेते हैं। वो बाल बराबर साइड पर हटे और खिड़की के पर्दे के पीछे लगी अक्स देने वाली फिल्म ने गोली का झाविया बिगाड़ दिया। गोली सीधी दीवार के साउंड पैनल में जा लगी और धमाके की जगह एक मध्यम की ठाप सुनाई दी। सरगेई लम्हे भर के लिए हैरान रह गया। यही वो मौका था जिसका इब्राहिम को इंतजार था। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर उसके दाएं हाथ को मरोड़ा। सरगेई ने पिस्तौल छोड़ने से इनकार किया, लेकिन इब्राहिम का दबाव इतना शदीद था कि उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। बंदूक कालीन पर जा गिरी। सरगेई ने बाएं हाथ से घूंसा मारने की कोशिश की, मगर इब्राहिम ने उसका बाजू पकड़कर उसे कमर के बल मोड़ दिया और जोर से दीवार की तरफ धकेल दिया। इस टक्कर से कमरे में मौजूद लैंप हिल गया और रोशनी का झाविया बदल गया। उसी लम्हे राहदारी से एक हल्की सी चमक झलकी। यह ओवरवॉच का स्कोप था। उसने दोबारा निशाना लेने की कोशिश की, मगर खिड़की पर पर्दे की नई पोजीशन ने उसका व्यू बिगाड़ दिया। ओवरवॉच को साफ नजर नहीं आ रहा था। इब्राहिम ने सरगेई के कान के करीब धीमे से कहा, तुम समझते हो तुम अकेले हो, लेकिन जो तुम्हें भेज रहे हैं वो अभी भी बाहर बैठे हैं और वो तुम्हें कुर्बान करने को तैयार हैं। सरगेई ने जोर लगाया, मगर इब्राहिम का कंट्रोल मजबूत था। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को हेडसेट में कहा, कॉरिडोर की खिड़की पर नजर रखो, उसके पीछे जो है वही असली मास्टर है, पता है। पहला हमला नाकाम हो चुका था। सरगेई का चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिद बाकी थी। वो जानता था कि मिशन नाकाम हो रहा है, मगर शायद वो आखिरी कोशिश करेगा। इब्राहिम ने उसे दीवार से थोड़ा पीछे खींचा और कुर्सी पर बिठा दिया। दोनों हाथ पीछे बांध दिए। बंदूक मेज पर रख दी गई। अब तुम बैठो, इब्राहिम ने कहा, क्योंकि अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। बाहर सड़क पर गाड़ी के टायरों की हल्की आवाज आई।
शायद ओवरवॉच जा रहा था, या शायद वो नई पोजीशन ले रहा था। इब्राहिम के लिए अब ये मायने नहीं रखता था, क्योंकि अब एक कार्ड उनके हाथ में था, सरगेई, जो दुश्मन की पूरी कहानी जानता था। कमरे में सरगेई अब कुर्सी पर बंधा बैठा था, मगर इब्राहिम जानते थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दिन के वक्त का वो रोका हुआ सलाम महज शुरुआत थी। असली खेल अब भी बाकी था, और उसके धागे कमरे से बाहर भी फैले हुए थे। इब्राहिम के बॉडीगार्ड, जो दरवाजे के बाहर तैनात थे, अचानक हेडसेट पर रिपोर्ट देने लगे। सर, दाहिने कॉरिडोर में 2 अफराद हरकत में हैं। बैजेस उनके पास भी हैं, लेकिन कदमों की रफ्तार मिलिट्री जैसी नहीं लगती। इब्राहिम ने जवाब दिया, अंदर आने न देना, और अगर मज़ाहमत हो तो फौरन काबू करो, शोर न मचाओ। कमरे के अंदर सरगेई खामोश बैठा था, लेकिन उसकी निगाहें मुसलसल दरवाजे पर जा रही थीं। इब्राहिम ने यह देख लिया। क्या तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं? सरगेई ने होंठ काटकर मुस्कुरा दिया। दोस्त नहीं, जमानत देने वाले। उसी लम्हे बाहर हल्की सी कशमकश की आवाज आई। कालीन पर दबे दबे कदमों की दौड़ सुनाई दी, फिर धीमी सी ठक, जैसे कोई दीवार से लगा हो। बॉडीगार्ड्स ने हेडसेट पर रिपोर्ट दी। एक काबू में है, दूसरा भाग गया। इब्राहिम ने फौरन कहा, उसे जाने दो, हम जानबूझकर पीछा नहीं करेंगे। वो समझेंगे हमने रास्ता छोड़ दिया है, और इसी खुशफहमी में वो अपने असली अड्डे पर जाएंगे। कमरे में वापस आकर उन्होंने सरगेई के सामने खड़े होकर कहा, अब तुम अकेले हो। बाहर वाले या तो भाग चुके हैं या पकड़े जा चुके हैं। सरगेई ने आंखें सिकोड़कर कहा, तुम नहीं जानते वो कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा दोगे? मैं यहां मेहमान हूं, मगर खेल का मेजबान भी बन सकता हूं। इब्राहिम ने अपनी टीम को इशारा किया। 2 गार्ड्स अंदर आए। उन्होंने सरगेई की कुर्सी मजबूती से दीवार के साथ लगा दी। उसके हाथों की रस्सी चेक की गई, पांव बांध दिए गए। कमरे के एक कोने में मेज पर उसकी पिस्तौल, साइलेंसर और जेब से बरामद हुए छोटे नोट बिखरे पड़े थे। एक नोट पर रूसी में चंद अल्फाज लिखे थे। तर्जुमा करने पर मतलब निकला, मरहला 2, पहले उसे चुप कराओ, फिर कस्सा बदल दो। ये इस बात का सबूत था कि मंसूबा सिर्फ कत्ल का नहीं था, बल्कि कत्ल के बाद झूठी कहानी बनाने का भी था। इब्राहिम ने नोट को गौर से देखा और फिर सरगेई की तरफ झुककर बोला, यह तुम्हारी तहरीर नहीं लगती। इसका मतलब है कि तुम खुद भी एक मोहरा हो। सरगेई ने कोई जवाब न दिया, मगर उसके चेहरे पर एक लम्हे को बेबसी झलकी। बाहर से एक और रिपोर्ट आई। सर, वो शख्स जो भागा था इमारत से निकल गया। गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन हमने नंबर प्लेट नोट कर ली है। इब्राहिम ने कहा, यही हमें असली जगह तक ले जाएगी। अब वो सरगेई के सामने कुर्सी पर बैठ गए। कमरे में सिर्फ अशोको साथ-साथ वो दोनों थे और एक हल्की रोशनी। तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, इब्राहिम ने कहा। या तो तुम खामोश रहो और वही अंजाम भुगतो जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए लाए हैं, या तुम सब कुछ बता दो और अपनी जान बचाओ। सरगेई ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। शायद वो किसी फैसले के करीब था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, कमरे के बाहर एक हल्की सी धमक सुनाई दी, जैसे किसी ने हवा में दबे कदम रखे हों। इब्राहिम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा रिसीवर निकाला, उस पर बटन दबाया और कहा, पोजीशन फॉर, लाइट्स ऑफ। अगले ही लम्हे पूरा फ्लोर आया अंधेरा का मनासा कंडुआ कर गया। यह इब्राहिम का पुराना हथकंडा था। अंधेरे में दुश्मन की ताकत कम और अपनी ट्रेनिंग का फायदा ज्यादा होता है। जब रोशनी वापस आई तो बाहर के शोर में कमी आ चुकी थी और टीम ने रिपोर्ट दी, खतरा खत्म,
तमाम रास्ते महफूज। इब्राहिम ने सरगेई की तरफ देखा। देखा, यहां तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। अब तुम वो सुनोगे जो मैं कहना चाहता हूं। सरगेई ने नजरें झुका लीं। वो समझ गया था कि अब खेल उसके हाथ में नहीं रहा। कमरा अब बिल्कुल खामोश था। बाहर की गहमागहमी, राहदारी के शोर और हिफाजती टीम की तेज सरगोशियों के बाद अब एक अजीब सा सुकून था। सरगेई कुर्सी पर बंधा बैठा था, दोनों हाथ मजबूत रस्सियों में जकड़े हुए और निगाहें नीची। वो चाहता था कि उसकी नजरें इब्राहिम की आंखों से न मिलें, क्योंकि उसे लगता था कि वहां कुछ ऐसा है जो उसके अंदर तक देख लेता है। इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी के गिर्द चक्कर लगा रहे थे, हर कदम नाप तौल कर रखते जैसे किसी सोच में गुम हों, मगर हकीकत में वो सरगेई के असाब को तोड़ रहे थे। वो जानते थे कि खामोशी अक्सर लफ्जों से ज्यादा ताकतवर हथियार होती है। चक्कर मुकम्मल करके वो सरगेई के सामने रुके, कुर्सी को हल्का सा पीछे खींचकर इतना करीब बैठे कि दोनों के दरमियान सिर्फ एक मेज की चौड़ाई रह गई। उन्होंने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, मुझे पता था तुम कौन हो सरगेई। दिन के वक्त जब तुमने सलाम नहीं किया तब भी पता था, उससे पहले जब तुमने वर्दी पहनी तब भी पता था, और उससे भी पहले जब तुम्हारे नाम को मैंने एक खुफिया फाइल में पढ़ा था तब भी पता था। सरगेई की पलकें हिलीं, मगर उसने नजर न उठाई। इब्राहिम ने मेज पर रखी एक मोटी फाइल उसकी तरफ ढकेल दा। यह तुम्हारी कहानी है। तुम सोचते हो कि तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूं जितना शायद तुम खुद नहीं जानते। उन्होंने फाइल खोली। पहली तस्वीर एक फौजी की थी, रेगिस्तान में खड़ा, धूप से जला हुआ चेहरा और आंखों में सख्ती। ये तुम्हारे वालिद हैं, इब्राहिम ने कहा। 2 साल पहले एक खुफिया मिशन में मैंने उन्हें देखा। वो दुश्मन के लिए मुखबिर थे। हमने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर मज़ाहमत हुई और अंजाम वही हुआ जो जंग में अक्सर होता है। सरगेई के हाथ रस्सी में हल्के से कांपे। उसने पहली बार आंख उठाकर इब्राहिम को देखा, जैसे तस्दीक चाहता हो। तुम समझते हो मैंने तुम्हारे वालिद को झाती दुश्मनी में मारा? इब्राहिम ने अपनी कुर्सी आगे खिसकाई। नहीं, यह एक मिशन था, मगर तुम इस मिशन का बदला लेने यहां आए हो, और तुमने दुश्मन के हाथ में अपना आप बेच दिया। सरगेई के होंठ खुश्क हो गए। उसने हल्की आवाज में कहा, हमें बताया गया था कि वो एक हीरो थे, अपने वतन के लिए लड़ने वाले। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। हीरो, या वो शख्स जो अपने मुल्क को बेचने के करीब था? फर्क जानना मुश्किल होता है जब कहानी किसी और के कलम से लिखी जाए। उन्होंने मेज से एक कागज उठाया। उस पर सरगेई की मास्को में हरकतों का रिकॉर्ड था। किस दिन कहां गया, किससे मिला, किस बैज का इस्तेमाल किया। हर लाइन ठोस सबूत थी कि सरगेई का रास्ता का किसी ने दूर से बनाया है। यह सब तुमने अकेले नहीं किया, इब्राहिम ने कहा। पीछे एक पूरा नेटवर्क है। तुम एक मोहरा हो, और मोहरों को हमेशा कुर्बान कर दिया जाता है। सरगेई ने थूक निगला। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक आई, जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि इब्राहिम झूठ नहीं बोल रहे। मैंने तुम्हें दिन में इसलिए नहीं रोका, इब्राहिम और करीब आकर बोले, क्योंकि मुझे तुम जिंदा चाहिए थे। तुम मरे हुए होते तो तुम्हारी जबान खामोश रहती। जिंदा हो तो तुम सच बोल सकते हो, और ये सच, ये तुम्हारे लिए भी खतरा है और उनके लिए भी जिन्होंने तुम्हें भेजा। कमरे में लम्हे भर की खामोशी छा गई। फिर इब्राहिम ने फाइल बंद की और नरमी से कहा, अब यह तुम पर है सरगेई। तुम इस सच को अपने साथ दफना सकते हो, या यहां बैठकर सब कुछ साफ कर सकते हो। अगर तुमने सच बताया तो शायद तुम्हारा मुस्तकबिल बच जाए। अगर तुमने झूठ बोला
तो वही लोग तुम्हें खत्म कर देंगे जिनके लिए तुमने ये सब किया। सरगेई ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी नजरें नीची कर लीं। वो जान चुका था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने पहली बार महसूस किया कि इब्राहिम दुश्मन नहीं, बल्कि शायद वही अकेला शख्स है जो उसे खेल खत्म होने से पहले हकीकत दिखा सकता है। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। बाहर इमारत के आसपास मुकम्मल खामोशी थी। इब्राहिम ने मेज पर रखी फाइल दोबारा खोली और एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक दरमियानी उम्र का आदमी था। धूप में जला हुआ चेहरा, थकी हुई आंखों के गिर्द गहरी लकीरें और फौजी वर्दी के बटन खुले हुए। ये तुम अक्षय बाय हैम करवरगेन। इब्राहिम ने तस्वीर आहिस्ता से उसके सामने रख दी। सरगेई ने तस्वीर को गौर से देखा। लम्हा भर को उसकी आंखों में वही नर्म रोशनी आई जो बेटे की आंखों में बाप का चेहरा देख कर आती है, मगर फौरन उसने चेहरा सख्त कर लिया। मुझे पता है वो कौन थे, उसने सर्द लहजे में कहा। नहीं, इब्राहिम ने आहिस्तगी से जवाब दिया। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कौन थे, तुम्हें यह नहीं पता कि वो हकीकत में कौन थे। इब्राहिम ने फाइल से एक दूसरा सफ़ा निकाला जिस पर खुफिया रिपोर्ट का लोगो बना हुआ था। 2 साल पहले सहारा के बीच एक ऑपरेशन हुआ। हमारा मकसद एक तिस्क इंटेलिजेंस नेटवर्क को तोड़ना था जो अफ्रीका में तखरीबी कार्रवाइयां कर रहा था। यह नेटवर्क किसी एक मुल्क का नहीं था, यह मुख्तलिफ ताकतों का मुश्तरका खेल था। वो सरगेई की आंखों में देखते रहे, जैसे हर लफ्ज उसके अंदर उतारना चाहते हों। तुम्हारे वालिद इस नेटवर्क का हिस्सा थे। वो 2 चेहरे रखते थे, एक चेहरा सरकारी फौजी का जो अपने वतन की खिदमत करता था, और दूसरा चेहरा मुखबिर का, दुश्मनों को मालूमात देता था। सरगेई के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। ये सब तुम्हारी कहानी है। हमें बताया गया कि वो एक मुहिब वतन थे जो अपनी कौम के लिए जान देने को तैयार थे। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। मुहिब वतन वो होता है जो अपने लोगों के लिए कुर्बानी देता है, न कि वो जो अपनी कौम को दुश्मन के हाथ बेचता है। तुम्हारे वालिद ने हमारे मुल्क में तखरीब के लिए असलहा और पैसा भेजने के रास्ते खोले। उनके रिश्ते सिर्फ फौज के अंदर नहीं थे, सियासत और मीडिया में भी थे। हमने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की क्योंकि हम चाहते थे वो जिंदा पकड़े जाएं आपकी कौम में और बोलें। लेकिन इब्राहिम ने लम्हा भर को रुक कर कहा, उन्होंने हथियार डालने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी, और जंग में अगर कोई गोली चलाए तो जवाब देना पड़ता है। सरगेई की आंखें नम होने लगीं, मगर उसने जब्त कायम रखा। तुम कह रहे हो उन्होंने तुम पर गोली चलाई? इब्राहिम ने सर हिलाकर तस्दीक की। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे, सब उसी नेटवर्क के। जब लड़ाई खत्म हुई तो चारों जमीन पर थे। जिंदा कोई न बचा। कमरे में खामोशी छा गई। सरगेई ने तस्वीर की तरफ दोबारा देखा, जैसे वो चाहता हो कि बाप उससे कुछ बोले, कोई वजाहत दे। तुम्हें पता है सरगेई, इब्राहिम ने नरमी से कहा, मैं जानता हूं बेटे के लिए बाप का गलत होना सबसे बड़ा जख्म है। मैं ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कि तुम समझ सको तुम्हें किन लोगों ने वरघला कर यहां भेजा है। उन्होंने तुम्हारे बाप की मौत का बदला लेने का वादा किया, मगर हकीकत में वो तुम्हें भी उसी अंजाम तक ले जाना चाहते थे। सरगेई ने हल्की सी हंसी हंसने की कोशिश की, मगर वो हंसी अधूरी रह गई। अगर ये सब सच है तो उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? इब्राहिम ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि झूठ सुनना आसान है और सच सुनना तकलीफदेह। तुम्हारे लिए यह मानना आसान था कि तुम्हारे वालिद हीरो थे, बजाय इसके कि तुम ये देखो कि वो किस दलदल में फंस गए थे। वो और झुक कर बोले, मैं चाहता तो दिन में ही तुम्हें पकड़ सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें आने दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं,
वो हैं जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया। सरगेई ने पहली बार नजरें झुका लीं और उसके हाथों की उंगलियां हल्की सी कांपने लगीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी, बाप की याद और हकीकत का कड़वा घूंट, दोनों एक साथ। इब्राहिम ने आखिरी जुमला आहिस्तगी से कहा, अगर तुम अपने बाप के नाम को वाकई बचाना चाहते हो तो सच बोल दो, वरना तुम भी एक झूठ की कब्रों में दफन हो जाओगे और वही लोग तुम्हारा नाम भी मिटा देंगे जिनके लिए तुम यहां आए थे। कमरे में खामोशी एक बार फिर गहरी हो चुकी थी। सरगेई कुर्सी पर बैठा था, दोनों हाथ रस्सी में बंधे हुए और निगाहें मुसलसल फर्श पर टिकी थीं। इब्राहिम ने जानबूझकर कोई सवाल नहीं किया। वो जानते थे कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा दबाव डालती है। जब कोई शख्स अपनी सोच के साथ अकेला रह जाता है तो या तो झूठ में और गहराई तक उतर जाता है या सच उस पर हावी होने लगता है। सरगेई की आंखों में अब भी हल्की सी सुर्खी थी। ये गुस्से की भी हो सकती थी और आंसुओं की भी, मगर वो ये जाहिर नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि इब्राहिम उसे कमजोर न समझें, मगर उसके दिमाग में अब अपने वालिद की तस्वीर और इब्राहिम के अल्फाज आम आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ वो बचपन की यादों में बाप को एक मजबूत और बहादुर आदमी के तौर पर देखता था और गोपनपुर जो उसे गोद में बिठाता और कहानियां सुनाया करता, और दूसरी तरफ इब्राहिम का बताया हुआ मंजर था, एक ऐसा फौजी जो दुश्मन के लिए मुखबिरी कर रहा था और आखिरकार जंग में मारा गया। तुम खामोश क्यों हो सरगेई? इब्राहिम ने पुरसुकून लहजे में पूछा। सरगेई ने लम्हा भर को सर उठाया, लेकिन फौरन नजरें फेर लीं। मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम्हारी कहानी सच है तो यह भी सच है कि तुमने उसे मारा। इब्राहिम ने सर हिलाकर तस्दीक की। हां, यह सच है, मगर एक और सच भी है। अगर मैं उसे न मारता तो शायद मेरे अपने लोग मारे जाते। जंग में फैसले जज्बात से नहीं, हालात से होते हैं। सरगेई के होंठ सख्त हो गए। मगर तुम ये सब आसानी से कह सकते हो। तुम जीतने वाले हो। मैं वो हूं जिसने अपने बाप को खोया। इब्राहिम थोड़ा आगे झुककर बोले, तुमने अपने बाप को उस दिन खो दिया था जब उसने दुश्मन के लिए काम शुरू किया। उस दिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहा, चाहे वो जिंदा था या मरा हुआ। ये अल्फाज सरगेई पर पत्थर की तरह गिरे। उसने रस्सी में बंधे हाथों को मुट्ठियों में जकड़ लिया। तुम चाहते हो कि मैं मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं अपने बाप को गद्दार समझूं? इब्राहिम ने नरमी से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हकीकत देखो। तुम्हारे वालिद के फैसले ने तुम्हें यहां पहुंचाया है, और उन लोगों ने जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारे जज्बात को हथियार बनाया। तुमने बदले की आग में आकर सोचना छोड़ दिया, और यही तुम्हारी कमजोरी है। सरगेई ने एक तल्ख हास्य से कहा, कमजोरी या वफादारी? इब्राहिम ने फौरन जवाब दिया, वफादारी उनके लिए होती है जो तुम्हारे साथ खड़े हों, न कि उनके लिए जो तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दें। कुछ लम्हों तक सरगेई की आंखें इब्राहिम की आंखों से जमी रहीं। इस लम्हे में दोनों एक दूसरे को पढ़ रहे थे। सरगेई जानता था कि इब्राहिम को झूठ बोलकर शिकस्त देना मुमकिन नहीं, मगर उसकी अनाय और जिद अब भी एक दीवार की तरह खड़ी थी। वो चाहता था कि वो दीवार न गिरे, क्योंकि अगर वो गिरती तो बरसों की अपनी मानी हुई कहानी रेजा रेजा हो जाती। इब्राहिम ने कुर्सी से उठकर कमरे में कुछ कदम लिए और फिर रुककर कहा, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, मगर याद रखो, ये वक्त तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। हर मिनट जो तुम झाया करोगे, तुम्हारे दुश्मन उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरगेई ने हल्की सी सांस भरी। वो अब कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का तासुर बदल गया। शायद उसने कोई फैसला कर लिया था, या कम अज कम उसके करीब पहुंच गया था, मगर उसने अल्फाज अभी भी अभी
वह अपने अंदर रोक लिए। इब्राहिम ने उसकी इस हिचक को फौरन महसूस कर लिया। तुम अंदर से जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूं। यह लड़ाई तुम्हारी और मेरी नहीं, यह तुम्हारी और हकीकत की है, और हकीकत से भागने वाला कभी जीतता नहीं। सरगेई ने नजरें दोबारा झुका लीं, मगर इस बार उसके हाथों की मुट्ठियों में उतनी सख्ती नहीं थी। उसके चेहरे की सख्त लकीरें जरा सी नरम हो चुकी थीं। ये पाँव इब्राहिम के लिए एक छोटा मगर अहम इशारा था। दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। कमरे में फिजा पहले से मुख्तलिफ हो गई थी। पहले जहां सरगेई के चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती थी, अब वहां हल्की सी थकन और सोच की झलक आ गई थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के साए गहरे हो गए थे, जैसे बरसों का बोझ अचानक उसके कंधों पर आ गिरा हो। इब्राहिम ये सब खामोशी से देख रहे थे। वो जानते थे कि ये लम्हा अहम है। ये वो मुकाम है जहां मुखालिफ अपनी पोजीशन पर कायम भी रह सकता है या कदम पीछे भी हटा सकता है, और एक के साथ कदम पीछे हटते ही पूरी दीवार गिर जाती है। सरगेई, इब्राहिम ने आहिस्तगी से कहा, तुमने अपनी जिंदगी में कितने लोगों पर भरोसा किया है? सरगेई ने चौंक कर ऊपर देखा। कुछ ही। क्यों? और उनमें से कितने आज तुम्हारे साथ हैं? इब्राहिम का लहजा नर्म था, मगर सवाल चुभता हुआ। सरगेई ने जवाब न दिया। यह सवाल सीधा उसके दिल में लगा था। वो जानता था कि जिन्होंने उसे इस मिशन पर भेजा था, वो अब शायद उसे मोहरा समझकर कुर्बान कर देंगे, मगर उसका मन अभी भी जिद में फंसा हुआ था। इब्राहिम ने मेज पर से एक दूसरी फाइल निकाली। उसमें मास्को में सरगेई की हर हरकत, मुलाकात और राब्तों का रिकॉर्ड था। ये देखो, तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें कैसे ट्रेस किया। यह रिपोर्ट उस नेटवर्क के सरबराह को भेजी गई थी, और इसमें साफ लिखा है, अगर मिशन नाकाम हो जाए तो सबसे पहले सरगेई को खामोश करो। तुम समझते हो यह किसका हुक्म था? सरगेई की आंखों में एक झटका सा आया। ये झूठ भी हो सकता है। इब्राहिम ने कागज उसके सामने रख दिया। यह झूठ नहीं, तुम्हारे अपने अल्फाज में भेजा गया पैगाम है, मगर तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके। उन्होंने तुम्हें महज एक दस्तखत की तरह इस्तेमाल किया। सरगेई ने गहरी सांस ली। उसके हाथ अब रस्सी में ज्यादा हरकत करने लगे थे, जैसे वो बेकरारी में खुद को आजाद करना चाहता हो। मगर ये आजादी जिस्म के लिए नहीं थी, बल्कि ज़हन के लिए थी। सरगेई, इब्राहिम ने नजरें गाढ़ी करते हुए कहा, तुम जानते हो, दुश्मन हमेशा सामने से वार नहीं करता। वो तुम्हें तुम्हारे ही जज्बात के जरिए हथियार बनाता है। तुम्हारे बाप की मौत ने तुम्हें उनके लिए सबसे बेहतरीन हथियार बना दिया। तुम समझते हो कि तुम बदला ले रहे हो, मगर हकीकत में तुम सिर्फ उनका खेल खेल रहे हो। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। बाहर हल्की हल्की बर्फ गिरने की आवाज आ रही थी। सरगेई ने खिड़की की तरफ देखा, जैसे वहां कोई जवाब मिल जाएगा। फिर धीरे से बोला, अगर मैं मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी झूठ में गुजारी है। इब्राहिम ने सर हिलाया। हां, यह मानना आसान नहीं होता, मगर सच को कबूल न करना तुम्हें वहीं वापस ले जाएगा जहां तुम अभी हो, कैद में, खतरे में और अकेले। सरगेई की आंखों में अब वो जिद बाकी नहीं रही थी जो पहले थी। वहां एक तरह की बेबसी आ गई थी। वो महसूस कर रहा था कि इब्राहिम उसका दुश्मन नहीं, बल्कि शायद वही अकेला शख्स है जो उसे इस जाल से निकाल सकता है। मगर फिर भी एक आखिरी हिचकिचाहट बाकी थी। शायद अना, शायद डर। इब्राहिम ने यह देखा और आखिरी वार करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला, बटन दबाया और एक आवाज कमरे में गूंजने लगी। ये एक मर्द की आवाज थी।
भारी लहजा और साफ अल्फाज। अगर सरगेई मिशन में नाकाम हो जाए तो उससे जान छुड़ा लो, उसे ज्यादा देर तक मत छोड़ो। ये अल्फाज सुनते ही सरगेई का चेहरा जर्द हो गया। उसने फौरन पहचान लिया कि ये आवाज किसकी थी। वही शख्स जिसने उसे बचपन से रहनुमा बनकर पाला था, जिस पर वो अंधा एतबार करता था। इब्राहिम ने रिकॉर्डर बंद करते हुए कहा, ये हैं तुम्हारे असली दोस्त। अब फैसला तुम्हारा है सरगेई, तुम उनके लिए मरोगे या अपने लिए जियोगे। सरगेई ने नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर हाहापिया अब सिर्फ किचा एक ही रंग था, सच का। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। रिकॉर्डर में सुनाई गई वो आवाज अब भी सरगेई के कानों में गूंज रही थी। वो आवाज किसी दुश्मन की नहीं थी, बल्कि उस शख्स की थी जिसे वो अपने वालिद के बाद सब कुछ समझता था, और अब वही शख्स उसकी मौत का हुक्म दे रहा था। सरगेई के चेहरे से सारी सख्ती मिट गई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ निकालना चाहता हो, और फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा। इब्राहिम ने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की और सरगेई को देखते हुए कहा, बोलना शुरू करो। सरगेई की आवाज भारी थी, मगर हर लफ्ज में सच का बोझ था। यह सब मेरे वालिद की मौत के बाद शुरू हुआ। मुझे कहा गया कि तुम उसके जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा कि तुमने उसे धोखे से मारा, और अगर मैं बदला न लूं तो उसकी कुर्बानी जाया हुई। शायद उसने हल्का सा सर झटका, जैसे यादों को झटकना चाहता हो। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, झूठी पहचान दी और मास्को भेजा। यहां आकर मैंने कई मुलाकातें की, ज्यादातर उन लोगों के साथ जो खुद को दोस्त कहते थे, मगर आज समझ आया कि वो सिर्फ मालिक थे और मैं गुलाम। इब्राहिम ने पुरसुकून लहजे में कहा, इन मुलाकातों की तफसील दो। सरगेई ने सब कुछ बताना शुरू किया। किससे कहां मिला, किसने उसके लिए झूठे फौजी बैज बनवाए, किसने उसे हथियार और मंसूबा दिया, और किसने दिन के वक्त सलाम न करने का इशारा तय किया। यह सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। इनके पास मीडिया वाले भी हैं, सियासतदान भी, और चंद फौजी अफसर भी। मकसद सिर्फ तुम्हें खत्म करना नहीं था, बल्कि तुम्हारे मुल्क और रूस के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना था। उसने और आगे कहा, उन्होंने कहा था कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मुझे एक महफूज जगह ले जाया जाएगा, मगर मैं जानता हूं अगर मैं नाकाम होता तो वही लोग मेरी लाश को सड़क पर छोड़ देते और खबरों में लिखा जाता, पसंद हमलावर मारा गया। बस इतना ही। सरगेई की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था मैं अपने बाप का बदला ले रहा हूं, मगर हकीकत में थपा हुआ। मैंने अपने बाप की मौत के मुजरिमों के लिए काम किया। इब्राहिम ने खामोशी से उसे देखते हुए कहा, अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, और यह भी कि सच और झूठ में फर्क करना हमेशा आसान नहीं होता। सरगेई ने सर उठाया। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं माफी आसानी से नहीं मिलती, मगर मैं चाहता हूं तुम मुझे एक मौका दो। मैं इस नेटवर्क को बेनकाब करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इब्राहिम ने गहरी नजर से उसका जायजा। एक मौका देना मुश्किल नहीं, मगर इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालना होगा। ये लोग अब तुम्हें दुश्मन समझेंगे। सरगेई ने फौरन कहा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैंने ये न किया तो मैं बाकी जिंदगी अपने आप से नजरें नहीं मिला सकूंगा। इब्राहिम ने अपनी टीम को इशारा किया। एक गार्ड आकर मेज पर नक्शे, फोन कॉल्स के रिकॉर्ड और मुश्तबा लोगों की फहरिस्त रखता है। सरगेई ने फौरन उनमें से कई नामों पर निशान लगा दिए। ये अहम लोग हैं, अगर इन्हें पकड़ लो